नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे चुनावों को लेकर बैठक। पार्टी ऑफिस में बड़े नेताओं के साथ महामंथन किया जाएगा। कोविड-19 को लेकर भी अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावों को लेकर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। अधिकारियों के साथ भी इस बैठक में कोविड-19 को लेकर चर्चा की जाएगी। तो कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और इसके साथ ही चुनावों में किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी ऑफिस में बड़े नेताओं के साथ मंथन भी यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं यहां पुष्कर सिंह धामी के सामने। संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, तमाम चुनौतियां हैं यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने। वक्त ज्यादा नहीं हुआ है मुख्यमंत्री की गद्दी संभाले, ऐसे में जीत सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है और आज मुख्यमंत्री यहां पर बैठक भी करने वाले हैं। बिल्कुल चारुल, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, तो वहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य कर रहे हैं, तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदलना, तो कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। तो ऐसे में काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं। हालांकि चुनाव की तारीख घोषणा होने के बाद भी अब रैलियों का दौर जहां खत्म हो गया है, तो वहीं अब वर्चुअल माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 4.5 साल के कार्य करीब लोगों को बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से धामी जीत हासिल करते हैं, क्योंकि लगातार आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 60 पार के लक्ष्य के साथ उत्तराखंड मिशन की तैयारी में जुट गई है। तो तमाम तरह की बैठकें कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ देर में जो प्रदेश कार्यालय पे बैठक होनी है, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत जो प्रदेश अध्यक्ष है, मतलब मदन कौशिक समेत तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि दावेदारों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है और किस तरह से 60 पार का लक्ष्य है वो हासिल करना है। इन सब की तैयारी में जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह यहाँ जुट चुकी है। जी चारुल। संजय, दूसरे चरण में चुनाव होगा उत्तराखंड में, 14 फरवरी को चुनाव है और ऐसे में देखिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कि बीजेपी अपने पत्ते कब खोलेगी, उम्मीदवारों की लिस्ट कब जारी की जाएगी। 60 पार का आंकड़ा तो बीजेपी दे रही है, लेकिन देखिए चुनौतियां यहाँ पर बहुत सारी हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात कर लें या फिर वो तमाम ऐसे निर्णय, चाहे गैरसैंण को लेकर हो, देवस्थानम बोर्ड को लेकर हो, हालांकि इन मुद्दों पर बैकफुट पर आ चुकी है बीजेपी, लेकिन फिर भी चुनौतियां कम नहीं है। बिल्कुल चारुल, आपने देखा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 21 जनवरी से पहले जिस तरीके से कहा है कि उन्होंने कि अपने जो दावेदारों की लिस्ट है पहली सूची जारी कर देगी, लेकिन सबकी इसी पर नजर है कि जो दावेदार। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रियंका गांधी इस वक्त क्या कुछ कह रही हैं, सीधा सुनाते हैं आपको। हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है। मैं इस सूची को, जो 50 महिलाएं हैं, 2 मिनट में मैं उनकी सूची पढ़ के आपको सुनाना भी चाहती हूँ। नंबर 18 नगीना में श्रीमती हेनरिटा राजीव सिंह, नंबर 21 नेहटौर में श्रीमती मीनाक्षी सिंह, नंबर 33 संभल में श्रीमती निदा अहमद, नंबर 45 हस्तिनापुर में श्रीमती अर्चना गौतम, 46 किठौर में श्रीमती बबीता गुर्जर, 60 गढ़मुक्तेश्वर में श्रीमती आभा चौधरी, 61 नोएडा में श्रीमती पंखुरी पाठक, 86 इतमादपुर में श्रीमती शिवानी सिंह बघेल, 94 में श्रीमती मनोज दीक्षित, 95 टुंडला में श्रीमती योगेश दिवाकर, 98 शिकोहाबाद में श्रीमती शशि शर्मा, 99 सिरसागंज में श्रीमती प्रतिमा पाल, एटा 104 में श्रीमती गुंजन मिश्रा, मैनपुरी 107 में श्रीमती विनीता साखिया, करहल 110 में श्रीमती ज्ञानवती देवी, बिसौली 112 में श्रीमती प्रज्ञा यशोधा, बदायूं 115 में श्रीमती रजनी सिंह, बहेरी 118 में
श्रीमती संतोष भारती, बरेली कैंट में 125 में श्रीमती सुप्रिया एरन, जलालाबाद 132 में श्रीमती गुरमीत कौर, पोवाया 134 में श्रीमती अनुज कुमारी, शाहजहांपुर 135 में श्रीमती पूनम पांडे, मोहम्मदी 144 में श्रीमती रितु सिंह, सीतापुर 146 में श्रीमती शमीना शफीक, बांगरपाऊ 162 में श्रीमती आरती बाजपेयी, मोहन 164 में श्रीमती मधु रावत, उन्नाव 165 में श्रीमती आशा सिंह, लखनऊ सेंट्रल 174 श्रीमती सदफ जफर, मोहनलालगंज 176 में श्रीमती ममता चौधरी, कादीपुर 191 में श्रीमती निखिलेश सरोज, फरुखाबाद 194 में श्रीमती लुईस खुर्शीद, औरैया 204 में श्रीमती सरिता दोहरे, बिल्हौर 209 में श्रीमती उषा रानी कोरी, कालपी 220 में श्रीमती उमाकांति, ओरई 221 में श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी, मानिकपुर 237 में श्रीमती रंजना बरातीलाल पांडे, रामपुर खास 244 में श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, बाबागंज 245 में श्रीमती बीना रानी, फाफामऊ 254 में श्रीमती दुर्गेश पांडे, इलाहाबाद साउथ 263 में श्रीमती अल्पना निषाद, बारा 264 में श्रीमती मंजू संत, दरियाबाद 270 में श्रीमती चित्रा वर्मा, हैदरगढ़ 272 में श्रीमती निर्मला चौधरी, गोंडा 296 में श्रीमती रमा कश्यप, डुमरियागंज 306 में श्रीमती कांति पांडे, हरैया 307 में श्रीमती लबोनी सिंह, खजनी 325 में श्रीमती रजनी देवी, रामपुर खरकना में श्रीमती शहला अरहारी 339, सागरी 345 में श्रीमती राणा खातून और मेहनगर 352 में श्रीमती निर्मला भारती। ये हमारी 50 महिलाएं हैं और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि ये सारी महिलाएं संघर्षशील हैं। कुछ आपने आप तो पहचानते भी होंगे, जैसे आराधना जी जो हमारी सीएलपी लीडर हैं, लुईस खुर्शीद जी जो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो काफी बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ऐसी भी हैं जो पहली बार अपने संघर्ष के लिए, अपनी विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसी तरह से सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ हुआ था, एक नरसिंहार आपको याद होगा कि हुआ था, जिसमें 13 आदिवासियों की मौत हुई थी। उस समय एक लड़का, आदिवासी लड़का था रामराज गोंड, जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। आज रामराज गोंड हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजनीति करनी शुरू की और आज वह सोनभद्र में उम्भा से वह खड़े होंगे और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि आशा बहनों ने कोविड के समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की कि अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गई, सेवा की, जिसको कोरोना था दवाइयां पहुंचाई और उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया। उस मानदेय को बढ़ाने के लिए एक संघर्ष किया गया था। इसमें पूनम पांडे जी आशा बहू हैं, वह उन्होंने संघर्ष को मजबूती से उठाया। हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो में उनको खूब पीटा गया, पुलिस ने उनको पकड़ा, प्रशासन ने उनको मारा पीटा, बस में घसीट के ले गए, उनके ऊपर बैठ के उनका गला दबाया कि तुमने हिम्मत कैसे की
ये सवाल उठाने के लिए। तो पूनम पांडे जी भी शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा। सदफ जाफर ने एनआरसी सीए के समय बहुत संघर्ष किया। पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला। उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था। फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सके, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। तो एक छोटा सा वीडियो भी है कुछ प्रत्याशियों पे, वो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार देख लें, उसके बाद मेरे से जो भी सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। शुक्रिया प्रियंका जी, कैन यू प्ले द वीडियो? यस। आपने सुना, कैंडिडेट्स के नाम को उन्होंने दोहराया है। पंखुड़ी पाठक को नोएडा से टिकट दिया गया है, निदा अहमद को संभल से टिकट दिया गया है और इसके साथ ही तमाम महिला उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर प्रियंका गांधी ने जारी की। आपको खुद मांगे। तो एक छोटा सा वीडियो भी है कुछ प्रत्याशियों पे, वो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार देख लें, उसके बाद मेरे से जो भी सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। शुक्रिया प्रियंका। तो गोंडा से रमा कश्यप को टिकट दिया गया है, उन्नाव से आशा सिंह को कांग्रेस का टिकट मिला है। रामराज गौंड को सोनभद्र के उम्भा से टिकट दिया गया है। शाहजहांपुर से पूनम पांडे को कांग्रेस का टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं की मुहिम को और ज्यादा बल देते हुए तमाम महिला कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए हैं। नोएडा से पंखुड़ी पाठक, अरविंद केजरीवाल इस वक्त संबोधित करें, सीधा सुनाते हैं आपको। जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा। जैसे आप बोल रहे थे यहाँ कोई और चेहरा, आप अपने आप को कैंडिडेट मान रहे हैं। हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर आपका नाम आता है तो क्या आप अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। एक सवाल है, 1 मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। पंजाब के दूर व्यक्ति पार्टी रुकतब जावड़ी किसाना लाए समय की मांग है। दूसरी गल सर मेरी ये अपना प्रश्न है कि गेट कैट ममता बनर्जी किसानों का लाइस करने जो की कर सकते हैं किसानों क्या किसानों ना कौन जी? ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उस पर क्या करें? किसानों का लाइस सभी मांग सीगा वो दूसरी गल टूट गया, कल थोड़ा ध्यान आ गया कि बिचौल की कर सकते हैं ममता बनर्जी या गेट कैट। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इम्पोर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी मैं क्या कह सकता हूँ। हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया।
अब जनता तय करेगी। 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन है। लास्ट क्वेश्चन। केजरीवाल साहब कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सौरभ जैन की तरफ से, परसों भी बन्नू है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो टिकटों का खेल चल रहा है उसमें खरीद फरोख्त चल रही है, लाइन डिटेक्टर टेस्ट करवा ले अरविंद केजरीवाल, मेरा जो भी मैंने एलिगेशन लगाए हैं। मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? वो कह रहे मुझे नोटिस भेजा गया लीगल, और मुझे आपके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज़ 18 का मालिक कौन है, तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूँ, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल from Republic TV, there are 6 evidences in PM security breach that Khalistani involvement is very much evident in that. But Punjab government is still very silent, no action, no statement, no inquiry has been taken. मैंने कल भी कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं। थैंक यू सो मच। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए एक अच्छे सीएम की तलाश की जा रही है, जनता पंजाब के लिए अच्छा सीएम चुनेगी। पंजाब की तरक्की के लिए सभी को साथ आने की अपील भी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की ओर से की, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि सीएम की रेस में मैं नहीं हूँ, क्योंकि तमाम सवाल उठ रहे थे कि दिल्ली मॉडल की तर्ज पर अगर आप पंजाब में चुनाव लड़ने वाले हैं तो आखिर सीएम फेस कौन होगा। आम आदमी पार्टी ने पहले ही साफ किया था कि अगले हफ्ते इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा और वो हफ्ता अब शुरू हो चुका है। ऐसे में केजरीवाल की ओर से साफ कर दिया गया है कि सीएम की रेस में मैं नहीं हूं, जनता से पूछकर ही सीएम उम्मीदवार तय किया जाएगा और पंजाब के लिए अच्छे सीएम की तलाश लगातार की जा रही है। जनता पंजाब के लिए एक अच्छा मुख्यमंत्री चुनेगी और पंजाब की तरक्की के लिए सभी को साथ आना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मॉडल पर इस बार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं और यही मॉडल यानी दिल्ली मॉडल को वो उत्तराखंड में प्रमोट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रमोट कर रहे हैं और इसी की तर्ज पर कहीं ना कहीं पंजाब में भी वोट मांगे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ पंजाब चुनाव में उतर रही है और हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें जिस तरह से बढ़त मिली थी आम आदमी पार्टी को, उसने कहीं ना कहीं जोश और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जुटे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता। इस वक्त की बड़ी खबर, टिकट वितरण को लेकर दिग्गज नेताओं का मंथन चल रहा है। आज और कल टिकट वितरण पर यह मंथन होने वाला है। 2 दर्जन सीटों के दावेदारों का भी दिल्ली में डेरा लगातार देखने को मिल रहा है। आला कमान की मोहर के बाद टिकटों का ऐलान होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त दिल्ली में जुटे हुए हैं, दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। यहां पर टिकट वितरण पर मंथन चल रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कांग्रेस ने मोहन प्रकाश को बनाया है पर्यवेक्षक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए ये पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी कर इस बात की जानकारी दी। मोहन प्रकाश को चुनाव प्रचार मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को यहां पर चुनाव होना है और ऐसे में उत्तराखंड में कांग्रेस ने मोहन प्रकाश को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल ये पर्यवेक्षक ही आगे जो प्रत्याशियों के नाम है उनकी रिपोर्ट जो है वो आगे आला कमान को सौंपेंगे और बताएंगे कि किस प्रत्याशी का जनता के बीच कितनी लोकप्रियता है, जनता उसके पक्ष में कितनी है। 70 विधानसभा सीटों में आप देखिए कि चुनाव होने हैं उत्तराखंड में दूसरे फेज में, यानी दूसरे चरण में ये चुनाव होने हैं।
आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें पुलिस अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने कहा कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए अवैध सामग्री की रोकथाम के लिए 7 पुलिस चेकिंग बैरियर बनाए गए हैं। चुनाव के दृष्टिगत जो है पूरे जनपद क्षेत्र में जो हमारे अंतर जनपदीय बैरियर हैं, 7 अंतर जनपदीय बैरियर ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। लगातार जो है उसमें 24 घंटे ड्यूटी चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है और मुख्यतः सभी फोर्स को ब्रीफ कर दिया गया है। अवैध शराब या असला या इस तरह की कोई भी अवांछित वस्तु का अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें अभियोग पंजीकृत करके